नमस्कार, मैं श्याम देवा आपका ऑन द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एंड हम आज राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का जीके का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसी से इतिहास की शुरुआत होती है और इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि जो हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं उसकी सत्यता पर हम किस प्रकार से विश्वास कर लें कि भाई ये जो बात हम पढ़ रहे हैं वो सत्य है। ये इन राजस्थान के जानकारी के जो स्रोत है उनसे प्राप्त जो जानकारी है उसी को हम पढ़ते हैं। और राजस्थान में इतिहास के जानकारी के स्रोत जो है वो 4 प्रकार के हैं। हम 4 प्रकार के राजस्थान की जानकारी के स्रोत देखते हैं, जिसमें एक हम देखते हैं अभिलेख, दूसरे जो हम देखते हैं वो देखते हैं सिक्के, तीसरा जो हम देखते हैं वो देखते हैं ताम्रपत्र, और चौथा जो हम देखते हैं वो देखते हैं साहित्य। इन चारों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। सभी अपना अपना जो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी रखते हैं, देखेंगे सबको एक एक बारी। लेकिन हम सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे अभिलेख से। अभिलेख को जब हम सुनते हैं अभिलेख यानी कि लिखा हुआ किसी चट्टान पर, किसी शिला पर या किसी इमारत पर जो लिखा हुआ होता है और जिसे हम पढ़कर कोई जानकारी एकत्र करते हैं उसे हम अभिलेख के रूप में देखते हैं। अभिलेख हम पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। राजस्थान में बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिस अभिलेख का नाम है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख पढ़कर आप तो यूं कहेंगे कि भाई आप पढ़ा तो रहे हैं अभिलेख के बारे में और यहाँ लिखा हुआ है शिलालेख। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि किसी शिला पर, चट्टान पर या इमारत पर लिखा हुआ होता है उसे हम अभिलेख की श्रेणी में रखते हैं, और ये शिला पर लिखा हुआ है इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। ये गोसुंडी शिलालेख जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, आप सब इस बात से अवगत है। ये हमें प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ से। अब चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है तो इसको किसी न किसी के द्वारा प्रकाशन में भी लाया गया होगा, कोई न कोई इसे किसी न किसी ने इसे ढूंढा भी होगा, तो यह इसको प्रकाशन में लाने का कार्य जो किया गया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको प्रकाशन में लाने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा इसको प्रकाशन में लाने का कार्य किया गया। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इसको प्रकाशन में लाया। कहाँ से मिला था, चित्तौड़गढ़ से मिला था। अब अगर आप में से कोई प्रतिभागी है जो कहेगा भाई नहीं मुझे तो गोसुंडी शिलालेख का जो है देखना है इसे, तो आप कहाँ जाके देख पाएंगे, तो वर्तमान में जो है ये वर्तमान में ये कहाँ है, तो ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। वर्तमान उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित है। वर्तमान उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित इसे कर रखा है। ये जो गोसुंडी शिलालेख है, ये गोसुंडी शिलालेख हमें दूसरी शताब्दी के आसपास की जानकारी देता है। ये गोसुंडी शिलालेख हमें कौन सी दूसरी शताब्दी की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है, वो शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख। इसी के बारे में हम और बात देखते हैं। हमने सबसे पहले इसके बारे में देखा कि गोसुंडी शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो गोसुंडी शिलालेख हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। प्रकाशन में कौन लेके आया, प्रकाशन में डॉक्टर D.R. भंडारकर लेके आए। उन्होंने कुछ खोदा होगा और कौन निकला, गोसुंडी शिलालेख निकला। फिर उन्होंने इसे उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित करवा दिया ताकि जैसे आप इससे प्रतिभागी हैं उसे देखने के लिए गोसुंडी शिलालेख आपको देखने के लिए मिल सके। कहाँ, तो उदयपुर में। उसके बाद में हमने देखा कि ये कौन सी दूसरी शताब्दी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। कौन सी शताब्दी के बारे में, दूसरी शताब्दी के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। और इसमें जानकारी मिलती क्या, इसमें जानकारी मिलती है कि दूसरी शताब्दी के आसपास में भागवत धर्म या फिर यूं कह लो वैष्णव धर्म के प्रचलन के बारे में, इसके बारे में वैष्णव धर्म के प्रचलन के बारे में जानकारी दे
इस गोसुंडी शिलालेख से मिलती है कि दूसरी शताब्दी के आसपास भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का प्रचलन था, और भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का प्रचलन के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम स्रोत, इसके बारे में जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम स्रोत, सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? तो गोसुंडी शिलालेख। इस गोसुंडी शिलालेख में यह भी बताया गया है कि एक गजवंशी शासक, एक शासक थे, गजवंशी शासक सर्वताज, गजवंशी शासक सर्वताज के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने विष्णु मंदिर के चारों ओर, विष्णु मंदिर के चारों ओर 4 दीवारी बनवाई। 4 दीवारी बनवाने के अलावा इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। गोसुंडी शिलालेख के बारे में देखा है कि दूसरी शताब्दी के बारे में जानकारी देता है, भागवत धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में बताने वाला सबसे प्राचीनतम स्रोत। इसके अलावा गजवंशी शासक सर्वताज के द्वारा विष्णु मंदिर के चारों 4 दीवारी बनवाने, अश्वमेध यज्ञ करवाने के बारे में भी जानकारी देता है। इसके अलावा इसकी भाषा जो थी वो थी संस्कृत। इसकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, और इसे कौन सी लिपि में लिखा गया? तो इसे लिखने वाली लिपि जो थी वो थी ब्राह्मी लिपि। इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिला, वर्तमान उदयपुर में है। उसको प्रकाशन में लाने का कार्य कुलकर्णी भंडारकर के द्वारा किया गया। दूसरी शताब्दी के आसपास का है। भागवत और वैष्णव धर्म के बारे में बताने वाला सबसे प्राचीनतम स्रोत। गजवंशी शासक सर्वताज के बारे में बताता है कि इसने विष्णु मंदिर के चारों 4 दीवारी का निर्माण करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसकी भाषा कौन सी? संस्कृत। और लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि। आशा करता हूँ गोसुंडी शिलालेख पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। एंड अब हम देखेंगे इस राजस्थान का एक ही महत्वपूर्ण शिलालेख जिसका नाम है बड़ली या बरली शिलालेख। बड़ली या बरली का शिलालेख। बड़ली या बरली से ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि ये कहाँ होगा। ये अजमेर में है। ये शिलालेख कहाँ है? तो ये शिलालेख जो है ये अजमेर में है। और इससे जानकारी क्या मिलती है? इससे जानकारी मिलती है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इसकी भाषा जो है, इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है, और इसकी भी लिपि जो है, इसकी भी लिपि ब्राह्मी। अब हम बात करें इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता ये है कि ये संस्कृत भाषा का प्राचीनतम शिलालेख। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम शिलालेख। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम शिलालेख जो है कौन सा है? तो आपसे कोई पूछे कि प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है संस्कृत भाषा का, तो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बड़ली या बरली शिलालेख जो है संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, और ये शिलालेख दूसरी शताब्दी के आसपास का। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। गोसुंडी शिलालेख जो हमने पढ़ा था वो गोसुंडी शिलालेख भागवत या वैष्णव धर्म के बारे में बताने वाला सबसे प्राचीनतम शिलालेख। उम्मीद करता हूँ बड़ली और बरली का शिलालेख भी आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक हमने 2 प्रकार के शिलालेख देखे, एक गोसुंडी का शिलालेख देखा, एक हमने बड़ली का शिलालेख देखा। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? चित्तौड़गढ़ से। ये कहाँ से? अजमेर से प्राप्त होता है। बड़ली का शिलालेख संस्कृत का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। इसी प्रकार गोसुंडी का शिलालेख हमें भागवत और वैष्णव धर्म के बारे में बताने वाला सबसे प्राचीनतम है। इसकी भाषा भी संस्कृत, उसकी भाषा भी संस्कृत थी, इसकी भी लिपि ब्राह्मी है और उसकी लिपि ब्राह्मी थी। गोसुंडी शिलालेख हमें गजवंशी शासक सर्वताज के बारे में बताता है कि उन्होंने विष्णु मंदिर के चारों 4 दीवारी का निर्माण करवाया, इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये हमें जानकारी देता है। अब हम एक और जो है अभिलेख पढ़ेंगे जिसका नाम है मानमोरी।
मानमोरी शिलालेख पढ़ेंगे। मानमोरी शिलालेख, ये मानमोरी शिलालेख जो है, मानमोरी से स्पष्ट होता है कि कौन से वंश के बारे में बताएगा या कौन से वंश से संबंधित होगा। ये मौर्य वंश से संबंधित है। ये जो शिलालेख है ये मौर्य वंश से संबंधित है। और ये मानमोरी शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये शिलालेख प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ से। ये शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। मानमोरी ये वही शासक है जिसको बप्पा राव ने पराजित करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। और ये कौन से वंश के बारे में बताता है? मौर्य वंश के बारे में बताता है। इसका जो प्रशस्तिकार था वो था पुष्य। और जो इसका उत्कीर्ण करता था, उसका उत्कीर्ण करता था शिवादित्य। इसका उत्कीर्ण करता जो था वो था शिवादित्य। मानमोरी शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो भाई चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। इसके अलावा ये मौर्य वंश का जो है अभिलेख है या शिलालेख है। इसका प्रशस्तिकार पुष्य है। उत्कीर्ण करना कौन है? उत्कीर्ण करता जो है वो शिवादित्य। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब इसके बारे में क्या पता चलता है कि भाई मानमोरी से संबंधित तो है या मौर्य वंश से संबंधित तो है, बट इसमें लिखा हुआ मिलता है कि जो चित्तौड़गढ़ है, यानी कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्रांगद, या उसे ही कहते हैं चित्रांग मौर्य के द्वारा। चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया। इसका जो है साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? मानमोरी शिलालेख से मिलता है कि भाई चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य के द्वारा जो है वो करवाया गया। ये शिलालेख वर्तमान में उपस्थित नहीं। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये वर्तमान में उपस्थित क्यों नहीं है? क्या हम इसे देख सकते हैं? आप इसे नहीं देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि कर्नल जेम्स टोड का नाम आपने सुना होगा। कर्नल जेम्स टोड ने जब ये मानमोरी शिलालेख मिला तो कर्नल जेम्स टोड ने सोचा कि क्यों ना इसे इंग्लैंड ले जाया जाए। अब ये इन्होंने इंग्लैंड ले जाने के लिए जब इस पत्थर को इन्होंने नाव में ले लिया, शुरू तो हो गए, निकल गए इंग्लैंड के लिए। जब बीच रास्ते में पहुंचे तो बीच रास्ते में ही वहां की नाव में असंतुलन होने लगे। नाव में असंतुलन होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस मानमोरी शिलालेख को समुद्र में डाल दिया, जिसके कारण ये वर्तमान स्थिति में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय नाव में असंतुलन होने के कारण समुद्र में डाल दिया, जिससे यह वर्तमान स्थिति में उपलब्ध नहीं है। मानमोरी शिलालेख के बारे में क्या देखा कि चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ, मौर्य वंश से संबंधित है। और इसका जो है उत्कीर्ण करता जो कौन है? वो शिवादित्य है। और इसका प्रशस्तिकार जो है वो पुष्य है। चित्तौड़गढ़ के निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्रांग के द्वारा करवाया गया, चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया। इसकी जानकारी कहाँ से? मानमोरी शिलालेख से मिलती है। इसी के अलावा कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाते समय नाव में असंतुलन होने के कारण समुद्र में डाल दिया, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। इसकी जानकारी मतलब ये वर्तमान स्थिति में उपलब्ध नहीं है। किस कारण? कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड लेते समय इसे समुद्र में डाल दिया। अब हम एक और शिलालेख पढ़ेंगे। आज एक और शिलालेख पढ़ेंगे। ये भी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। आप इसे भी देख लेते हैं, ज्यादा विशेष पढ़ा नहीं, छोटे ही। इस शिलालेख का नाम है नानसा युग शिला, अभिलेख भी कह सकते। ये नानसा युग शिलालेख जो है कहाँ स्थित है?
तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ? भीलवाड़ा में स्थित। नानसा युग अभिलेख या शिलालेख की विशेषता क्या है? नानसा युग अभिलेख की विशेषता क्या है? कि ये गोल स्तंभ पर लिखा हुआ, गोलाकार स्तंभ पर लिखा, गोलाकार स्तंभ पर उत्कीर्ण है। और इस गोलाकार स्तंभ की जो है ऊंचाई, जैसे परीक्षा में पूछा तो नहीं जाता है, बट फिर भी आपको बता दूं कि राजस्थान के नानसा युग शिलालेख की ऊंचाई जो है वो 12 फीट है। और चौड़ाई अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो चौड़ाई आप बता दें वो 5 फीट। ठीक है, तो नानसा युग कहाँ से मिलता है? वो भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। इसके अलावा ये गोलाकार स्तंभ है, गोलाकार स्तंभ पर उत्कीर्ण है और इसकी ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई कितनी है? 5 फीट। इसके बारे में, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है हम वो भी देख लेते हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कि एक शक्ति गुण गुरु, शक्ति गुण गुरु के द्वारा कौन सा षष्ठी राज यज्ञ करवाया गया? इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? नानसा युग शिलालेख से मिलती है कि शक्ति गुण गुरु के द्वारा षष्ठी राज यज्ञ करवाया गया। इसके अलावा ये जो है ये है 282 विक्रम संवत का शिलालेख। एंड इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई जाती है? इसकी स्थापना, या इन कर सकते हो, इसकी स्थापना सोम के द्वारा करवाई। तो नानसा युग अभिलेख के बारे में हमने क्या देखा कि वर्तमान में कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना किसके द्वारा? सोम के द्वारा करवाई गई। इससे जानकारी मिलती है कि शक्ति गुण गुरु के द्वारा षष्ठी राज यज्ञ करवाया गया। 282 ईस्वी विक्रम संवत का 282 विक्रम संवत का शिलालेख है और इसकी स्थापना इसके द्वारा सोम के द्वारा करवाई गई। इसकी ये एक गोलाकार स्तंभ है, उस पर उत्कीर्ण जो है अभिलेख है, जिसकी ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने आज पढ़ाया, गोसुंडी शिलालेख, बड़ेली शिलालेख, मानमोड़ शिलालेख, नानसा युग अभिलेख के शिलालेख, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड इसी प्रकार के वीडियो को और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम।